नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इस कक्षा में धारा 3 से संबंधित जो परिभाषाओं से संबंधित है, निर्वचन खंड है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने देखी थी धारा 1, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। इसके नाम और विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताता है। तो ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। उस समय जब ये लागू हुआ था तब संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू हुआ था, किंतु वर्तमान समय में धारा 370 हट जाने के बाद ये अब संपूर्ण भारत पर लागू है। और ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होता, ये भी इसमें बताया गया था कि धारा 1 कहती थी कि आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इन 4 अधिनियमों से भिन्न कोई भी सेना न्यायालय और न्यायालय में लागू होता है। और ऐसे न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। यानी कि जो 4 एक्ट हैं, इन 4 एक्टों से भिन्न सेना न्यायालय और न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई को लागू होता है। इसके अलावा ये किसी भी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष जब हम जो शपथ पत्र या एफिडेविट प्रस्तुत करते हैं उस पर लागू नहीं होता, और किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर भी ये लागू नहीं होता। तो अब इसमें से जो एक शब्द निकल के आया है कि न्यायिक कार्रवाइयाँ किसे कहते हैं। न्यायिक कार्रवाइयों की परिभाषा CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 में दी गई है। और ये जो शब्द है न्यायिक कार्रवाइयों, ये न्यायिक कार्रवाइयों, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि न्यायिक कार्रवाई किसे कहते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2I, इसमें कहा गया है कि कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य शपथ पर वैध रूप से लिया जाता है, जैसे जांच और परीक्षण। जांच न्यायिक तब होती है जब कोई उसका उद्देश्य 2 व्यक्तियों समुदाय के बीच न्यायिक संबंध निश्चित करना होता है। न्यायिक कार्रवाई से मतलब ऐसा है कि कोई ऐसी भी न्यायालय के समक्ष चल रही कार्रवाई जहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत करना है, लेकिन वो साक्ष्य शपथ पर प्रस्तुत होगा, तभी वह न्यायिक कार्रवाई कहलाएगी। न्यायिक कार्रवाइयों में 2 चीज़ें सम्मिलित होती है, जांच और परीक्षण। लेकिन जांच और न्यायिक कब होती है, जब उसका उद्देश्य 2 समुदाय के बीच न्यायिक संबंध सुनिश्चित करना हो। जैसे डिक्रियों का निष्पादन है, चुनाव याचिका है, अन्य तरह के कोई ऐसे संबंध स्थापित करना। अब न्यायिक कार्रवाइयों के अलावा न्यायिकता कार्रवाइयाँ क्या होती है, यानी कि जो कार्रवाइयाँ न्यायिक कार्रवाई से भिन्न है, वो क्या होती हैं। किन्हीं तथ्यों के विषय पर की गई जांच
जो सामान्यतः केवल प्रशासनिक जांच हो, वो कार्रवाइयाँ न्यायिक कार्रवाई कहती है। वहाँ पर विवेक का प्रयोग नहीं होता, निर्णय नहीं दिया जाता, कर्तव्य के कुछ भी निश्चित परिस्थिति में कुछ करना हो तो वो कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। जैसे मान लीजिए किसी विभाग में किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जांच करनी है, तो उसमें जो कोई जांच प्रशासनिक जांच चल रही है, प्रशासनिक जांच अपनी रिपोर्ट दे देती है, वो किसी उसके प्रति कोई निर्णय नहीं होता, वो केवल तथ्यों की जानकारी लेना होता है। तो ऐसी कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई नहीं होती, वहाँ पर कोई विवेक का काम नहीं होता। वहाँ पर दस्तावेजों को चेक करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, अन्य व्यक्तियों से जब पड़ताल करने के बाद जब वो जानकारी इकट्ठा करके कोई रिपोर्ट बना दी जाती है कि अमुक व्यक्ति ने ये किया था, तो ऐसी कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी, ये न्यायिकतर कार्रवाई होगी। जैसे कलेक्टर के समक्ष कोई भूमि अर्जन संबंधी मामला आता है। अब शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के रूप में नहीं माना गया है, इसको एविडेंस नहीं माना जाता। और ये धारा 3 में साक्ष्य की परिभाषा में भी नहीं आता। और शपथ पत्र सिर्फ ऑर्डर 19 सिविल प्रोसीजर कोड और CRPC के धारा 294 से 297(1) तक, उसके बाद ये ग्राह्य होता है। ऑर्डर 19 ऑफ CPC और CRPC की धारा 94 के बाद ये ग्राह्य होता है, मतलब ये न्यायिक कार्रवाइयों में काम में आता है। अब मध्यस्थी के समक्ष कार्रवाइयों पर भी शपथ पत्र लागू नहीं होता। ये मध्यस्थी के समक्ष कार्रवाइयाँ, ये जो मध्यस्थी के समक्ष कार्रवाइयाँ हैं, इन पर भी ये लागू नहीं होता। मध्यस्थ को साक्ष्य विधि की पालना नहीं करनी पड़ती, किंतु वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें साक्ष्य विधि की अनुपालना नहीं करनी पड़ती। इसलिए मुख्य बात है वो ये है कि जो साक्ष्य विधि है वो धारा 1 के अनुसार 4 सेना एक्टों के अलावा सभी न्यायालयों पर लागू होती है और न्यायालय में होने वाली न्यायिक कार्रवाई पर लागू होती है। उसके अलावा ये शपथ पत्रों पर लागू नहीं होती एवं मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होती। अब हम देखेंगे जो निर्वचन खंड है उसमें न्यायालय को परिभाषित किया गया है। ये न्यायालय को परिभाषित किया गया है। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो साधारण भाषा में दी गई परिभाषा है कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं और मध्यस्थ नहीं आते। साथ में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भी वो आते हैं जिन्हें
शपथ पर साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। जो व्यक्ति साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है वो न्यायालय की परिभाषा में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट है और मध्यस्थ नहीं है। सीपीसी का ऑर्डर 27, रूल 17 का और सीआरपीसी के 284 से 289 इससे संबंधित मध्यस्थ से संबंधित है। अब हम देखेंगे फैक्ट की तथ्य। तथ्य इसमें तथ्य की परिभाषा दी गई है। एक बार परिभाषा देख लेते हैं। तथ्य से अभिप्रेत है उसके अंदर आती हैं ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो और कोई मानसिक दशा इसका भान किसी व्यक्ति को हो। तथ्य की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथ्य से अभिप्राय है कोई वस्तु की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा इसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो इसमें एक बात है कि सबसे पहली बात है कोई वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो वो तथ्य कहलाता है। तो और एक दूसरी बात कहती है मानसिक तथ्य के बारे में जो कि किसी व्यक्ति की दशा के बारे में होता है। इंद्रियों द्वारा बोधगम्य स्पर्श, मूर्त तथा दृश्य मानसिक दशाएं हैं। यानी कि तथ्य जिसका अस्तित्व हो वो वस्तु कहलाती है। सारे अधिकार दायित्व तथ्य की देन है तथा सत्य है। तथ्य दर्शनीय है या मानसिक ही नहीं है तथा तथ्य वक्तव्य, विचारधारा, राय, मानसिक परिस्थिति आदि तथा ऐसी कोई परिस्थिति है जिसके द्वारा ज्ञात होता हो। यानी कि जिन चीज़ों को हम बोध कर सकते हो, जिन मानसिक स्थिति को हम अनुभव कर सकते हो, वो सभी तथ्य की स्थिति में आता है। अब साधारणतः उदाहरण से समझेंगे कि तथ्य क्या है। तथ्यों की भौतिक अवस्था के बारे में हम देखेंगे कि किसी स्थान पर कोई क्रम में कोई चीज़ व्यवस्थित है। यानी कि किसी स्थान पर कोई चीज़ किसी क्रम में व्यवस्थित है। तो आगरा में यमुना के किनारे पर ताजमहल स्थित है, ये एक तथ्य है। यानी कि आगरा स्थान में यमुना नदी है, उसके किनारे पर ताजमहल स्थित है। किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, ये भी एक तथ्य का उदाहरण है। जैसे मनुष्य ने किसी को कुछ कहा या देखा, ये तथ्य है। और इसका अगर हम इंद्रिय द्वारा बोध भी करते हैं, मानसिक स्थिति का भी पता पड़ता है। कोई राय, आशय, सद्भावना पूर्वक, कपट पूर्वक विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट भाव में
प्रयोग किसी विशेष संवेदना का वहन किसी भी निश्चित समय में था एक तथ्य है। मतलब कोई व्यक्ति कोई राय प्रस्तुत करता है, अपने अपने शारीरिक उससे किसी आशय का व्यक्त करता है, अपनी सद्भावना प्रकट करता है, कपट प्रकट करता है, तो इस तरह की चीज़ें संवेदना प्रकट करता है। ये सभी तथ्य के भाग हैं। किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, ये भी एक तथ्य का बात है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी कोई प्रसिद्धि है तो वो भी उसका एक तथ्य का विषय बन जाता है। इस तरीके से भौतिक तथ्य जो बोध होते हैं कि वस्तुओं की अवस्था, और इसके अलावा मानसिक तथ्य जो कि आशय ज्ञान संवेदना घृणा मनोवृत्तियों को दर्शाते हैं, वो मानसिक तथ्य है। और भौतिक तथ्य जिनको हम छूकर पता लगा सकते हैं वो तथ्य हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि साक्ष्य और तथ्य में क्या अंतर है, क्योंकि आगे हम साक्ष्य की परिभाषा भी पढ़ेंगे, सुसंगत तथ्य की परिभाषा भी पढ़ेंगे, विवादक तथ्य की परिभाषा भी पढ़ेंगे। इसलिए उससे पहले हमें तथ्यों में और साक्ष्यों में अंतर करना पड़ेगा ताकि हम आगे की चीज़ें समझ सकें। साक्ष्य वह साधन है जिसके द्वारा सुसंगत तथ्यों को न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, जबकि तथ्य जिसका बोध एवं ज्ञान के अस्तित्व का मनुष्य को है। साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी होता है, तथ्य सकारात्मक या नकारात्मक, वास्तविक या अवास्तविक होते हैं। साक्ष्य का अभिव्यक्त होना आवश्यक बोधगम्यता से एवं भावों की अभिव्यक्ति द्वारा होता है। साक्ष्य भौतिक तथा मानसिक दोनों होते हैं। साक्ष्य में तथ्य होना आवश्यक है जब तक कि न्यायिक कार्यों से सुसंगत साक्ष्य नहीं बन पाते। यानी कि साक्ष्य और तथ्य में जो मुख्य अंतर वो है ये है कि तथ्य तो सामान्यतः इधर तथ्य बिखरे पड़े रहते हैं, लेकिन उन तथ्यों में से जो चीज़ साक्ष्य के रूप में न्यायिक कार्रवाई में काम में ली जा सकती है किसी चीज़ की अस्तित्व के बारे में बताने के लिए, तब जाके वो तथ्य साक्ष्य बनता है। किसी व्यक्ति की हत्या हो गई और तथ्य में कई चीज़ें मिलती है, सामने आती है कि वो व्यक्ति जो मरा वो नशे में था, उसके पास एक रिवॉल्वर भी मिली, वहाँ से एक कार भी गुजरी, वहाँ से ऊपर से प्लेन भी गुजरा, वहाँ पर व्यक्ति भी मौजूद थे, वहाँ पर कई तरह के लोग अपने सामान भी बेच रहे थे। तो ये है और वो जगह ऐसी है जहाँ हत्या हुई वो सुनसान नहीं थी। तो ये तो कई तरह के फैक्ट हो गए। तो वहाँ पर लोगों ने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनी, ये भी क्या सब तथ्य हैं। लेकिन इन सब तथ्यों में से जो चीज़ उस व्यक्ति की जिसकी हत्या हुई है, उसकी हत्या के बारे में न्यायालय में जब कार्रवाई चल रही है तो वो सार्थक दिशा में उस न्यायिक कार्रवाई को ले जाए तो वो तथ्य वहाँ अगर काम में आ रहे हैं तब वो साक्ष्य बन जाते हैं। तो हमने इस धारा में तथ्यों के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य क्या होते हैं।